प्रोवाइडर के ऊपर ये चीज़ों को रन करना है। उसके बाद उसको प्लान करते हैं। प्लान का मतलब आप देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें बनाएगा, और प्लान के बाद फिर आप अप्लाई करते हैं। ये रहा अप्लाई। अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो एक स्टेट फाइल बन जाएगी, यानी कि किस वक्त क्या चीज़ डिप्लॉय हुई है उसका एक शेडो, एक मेटा डाटा आपके पास सेव हो जाएगा कि हाँ इतनी मशीनें, उसके ये नाम, उसकी ये आईपी, ये सब कुछ सेव हो जाएगा स्टेट फाइल में, जो टीएफ स्टेट फाइल के तौर पे आती है। और बाद में जब डिलीट करना हो तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये टीएफ स्टेट फाइल का फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेट फाइल हम कहीं और नहीं चला सकते, हमें यही फाइल चलानी होगी, लेकिन इस स्टेट के ऊपर मजीद अगर कुछ अपडेट करनी है तो इस स्टेट फाइल की मदद से वो अपडेट होती है। उसको क्या पता कि किस लेवल पे अपडेट करना है जाके दोबारा से। तो ये होता है टीएफ स्टेट फाइल का फ़ायदा। रिसोर्स स्केजुलर की मैं बात करूं, सो मैनेज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंट्रल, लेस मैनुअल ऑपरेशन, लेस मिस्टेक, फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कंप्लीट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। पहले बनेगा, फिर क्रिएट होगा, फिर अपडेट होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर रिक्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मल्टी टीयर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, सो 3 टीयर एप्लीकेशन इसमें आती है। क्लाइंट टीयर है, बिजनेस लॉजिक टीयर्स है, और डेटाबेस टीयर है। सो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो क्लाइंट टीयर्स होते हैं, बिजनेस लॉजिक में एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, और डेटाबेस टीयर में आपके पास डेटाबेस सर्वर होते हैं जिसको आप डिप्लॉय करेंगे। अभी डुप्लीकेट इन्वायरमेंट आप बना सकते हैं। आपने एक कोड लिखा है, आप उसको डेवलपमेंट पे VMware पे चला लें, टेस्ट में अलीबाबा पे चला लें, फिर प्रोडक्शन पे भी अलीबाबा पे आप चला लें। तो एक कोड मल्टीपल जगह रन हो सकता है आपका बड़े आराम से। सिंगल कॉन्फ़िगरेशन मैनेज मल्टीपल क्लाउड्स, यानी कि एक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिंगल, वो मल्टीपल क्लाउड पे चल सकती है बड़े आराम से। आप इसी कोड में प्रोवाइडर मल्टीपल डाल दीजिए, वो मल्टीपल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करने लग जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं डायरेक्टली। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? नो सर। नहीं सर। मेरा ख्याल है अब मज़ा आएगा नहीं आप सर, लोगों कोई को, डाउट। क्योंकि अब जो है हम डिप्लॉयमेंट्स की तरफ जाएंगे, और इसको अपने हाथ से जब कोड लिखेंगे ना तो आपके सामने जब एक चीज़ रन होगी ना तो वो आपको पता लगेगा जो चीज़ हम मैनुअल डे 1 से बनाते हुए आ रहे हैं उसको ऑटोमेट किस तरह किया जाता है। तो आपकी मुश्किल इस तरह आसान हो जाएगी कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का 10 जगह चलाना हो, या 10 दफ़ा इसको बनाना हो, या 10 दफ़ा चेंजेस करनी हो, तो आप सिंगल फाइल से कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। अच्छा, टेराफॉर्म ऑपरेशन और लिनक्स, जरा इसको देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन की तरफ ये आप हैंड्स ऑन की तरफ लेके जाएगा। हम लोग इंस्टॉलेशन जो है वो विंडोज़, सोलारिस, लिनक्स, फ्री BSD, इन तमाम जगहों पर कर सकते हैं। अच्छा, अ सर्वर विद सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, ये भी इसमें मौजूद है। इन दिस कोर्स वी विल टेक लिनक्स प्लेटफॉर्म, हम लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे लिनक्स की, ठीक है ना। उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन आएगी इस तरीके से, ये आपके सामने आ रही है, ठीक है ना। TF फाइल की कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इसके लिए हम लोग को अपनी एक्सेस की को डाउनलोड करना पड़ेगा और प्रोवाइडर सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेस की और सीक्रेट की, ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर सोर्स और ये तमाम चीज़ें करेंगे। इसकी पूरी एक लैब है जहाँ मैं उसकी तरफ ही आप लोग को लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्लाउड रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट विद टेराफॉर्म, ज़रा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। टारगेट आर्किटेक्चर क्या चीज़ है इसका? इलास्टिक IP है, प्रोवाइडर पब्लिक एक्सेस टू ECS, VPC है प्रोवाइडर। जी कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा था, कोई सवाल कर रहा था? ओके ओके। सो टेराफॉर्म की लैब पे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि क्लाउड रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट कैसे होती हैं, ठीक है। तो टारगेट आर्किटेक्चर क्या है? हमारे पास इलास्टिक IP होगी, vSwitch होगा, VPC होगा हमारे पास, और VPC के साथ ECS इंस्टेंस होगी, और RDS का डेटाबेस होगा। ये तमाम चीज़ें इस पर होंगी हमारी। प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस फॉर द ECS। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्रोवाइड सेल्फ डिफाइंड नेटवर्क इन्वायरमेंट। vSwitch है, प्रोवाइड वर्चुअल एक्सेस कनेक्शन टू ECS। अच्छा, ECS आ रहा है, रन मैजेंटो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। ये vSwitch तो VPC में ही क्रिएट हो जाएगा। राइट, ये VPC का कंपोनेंट है एक ना। राइट, बिल्कुल। फिर ECS होगा, फिर RDS होगा, और फिर सिक्योरिटी ग्रुप होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम खुद लिखेंगे पहले, एंड देन उसको हम रन करेंगे। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा इसके अंदर। सो पहले हम TF कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। ये TF कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको नज़र आ रही है। VPC अलग लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप अलग लिखा है, प्रोवाइडर अलग लिखा है, इलास्टिक IP अलग लिखी हुई है, और वार फाइल अलग लिखी हुई है। आप वार फाइल को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और इसके साथ अलग भी बना सकते हैं, जिसमें तमाम वेरिएबल्स आएंगे आपके, और तमाम वेरिएबल्स को जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स किस जगह यूज होंगे? वेरिएबल्स आप मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं मशीन का नाम हार्ड कोडेड ना हो, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी का नाम रखें,
ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप की पोर्ट्स आप अपनी मर्जी से रखें, मशीन छोटी बड़ी आप अपनी मर्जी से बनाएं, टेराफॉर्म में हार्ड तो इन कोडेड ना सभी हो। कंपोनेंट्स के वेरिएबल एक ही जगह होंगे। राइट राइट, तमाम कंपोनेंट्स के वेरिएबल एक जगह होंगे, यहीं से कॉल हो सकते हैं डायरेक्टली, और आप उनकी फाइलों के अंदर भी उनके वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का इंट्रोडक्शन आ गया, डिफाइन द प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन आ गया, यूज़र एक्सेस की आ गई चीज़ें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का इंट्रोडक्शन इलास्टिक आईपी का देखें पूरा आ गया। इसका मैं डिप्लॉय करने से पहले आपको समझाऊंगा कि किस लाइन में क्या बात लिखी हुई है, ताकि आप सिर्फ कॉपी ना करें कोड को, बल्कि कोड को समझे कि कोड के अंदर लिखा हुआ क्या है। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझने में, और टेराफॉर्म चलाने में मज़ा भी आएगा फिर आपको। तो यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे ज़रा बताना मुश्किल होगा, मेरे पास एक अलग कोड लिखा हुआ है लैब में ना, तो ये कोड मैं वहाँ अच्छा। चलाने से पहले आपको बताऊंगा। ये सिर्फ स्नैपशॉट है, वहाँ पे रियल कोड होगा आपका ना, इस वजह से। ठीक। यहाँ पे मैं इस तरह बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको ये बनाना पड़ता है provider.tf। अच्छा, कैट आप करते हैं देखने के लिए खाली, अगर इसमें चेंजेस करनी हो तो दो कमांड्स होती है, नैनो और विम, ये दो आपको चलानी पड़ती हैं, जिसके जरिए आप ये दोनों एडिटर होते हैं लिनक्स के। एडिटर है ना। राइट, एडिटर हैं, तो उसको आप चलाएंगे और ये ऐड करेंगे, और फाइनली जब हो जाएगा सेव करके बाहर आ जाएंगे आप, तो फिर कैट चला के चेक कर लें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है तो सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सही सेफ नहीं होता, डिस्कार्ड हो जाता है, तो कैट से हमें पता लग जाता है कि यार कोई एरर फ्यूचर में ना आए इसकी वजह से। कैट आई थिंक कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है ना। कैट का फुल फॉर्म तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन कैट रीड ओनली फाइल के होता है, मतलब राइट फाइल के कंपोनेंट्स के लिए होता है ये। मैंने कॉन्कैटिनेशन के लिए सुना था। ओके, हम लोग कैट यूज़ करते हैं जब हमें फाइल के अंदर का कंटेंट देखना हो। ठीक है। ओके, इलास्टिक आईपी आ गई यहाँ पे, इलास्टिक आईपी ip.tf, ये सारी चीज़ें हो गई। कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँगा, सो इसमें RDS डेटाबेस हो गया, DB हो गया, इसमें MySQL की कॉन्फ़िगरेशन है ये 5.6। पूरी MySQL की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है ना। इसमें रिसोर्स जो है ना, ये रिसोर्स लिखा हुआ है, ये रिसोर्स प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉड्यूल्स हैं रिसोर्सेज के, और इसके अंदर आप जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं कि क्या चलाना है आप। फिर ECS की क्रिएशन आ गई, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस की, जिसके अंदर आप उसके कंपोनेंट्स में बता रहे हैं कितनी मशीन चलानी है, नाम क्या रखना है, फॉर्मेट क्या रखना है। इसमें देखिए जगह जगह वार आ रहा है, ये वार क्या आ रहा है, आप ऊपर इनपुट देंगे वो यहाँ कॉपी कर देगा उसको। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन की बात करें, सो डिफाइन द सिक्योरिटी ग्रुप इन्फॉर्मेशन, यूज अलीबाबा क्लाउड सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द ECS इंस्टेंस, यूज अलीबाबा क्लाउड सिक्योरिटी ग्रुप रूल टू डिफाइन द एक्सेस रूल्स ऑफ फॉर द सिक्योरिटी ग्रुप जस्ट क्रिएटेड। ये तमाम चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं आपकी। सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर दिया हमने, ऐड रूल कर दिया हमने। राइट। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँगा, सो डिफाइन द VPC इंफॉर्मेशन। इसके अंदर VPC और vSwitch की बात हो रही है, ठीक है। अब VPC और vSwitch के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, CIDR ब्लॉक आता है, VPC आ जाता है इसके अंदर, उसके स्विच आ जाते हैं, राउट टेबल आ जाता है, यानी कि हर वो चीज़ जो इससे लिंक करती है वो इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है डायरेक्टली। सबनेट भी आते हैं, सबनेट्स भी आ जाते हैं, अब सबनेट मल्टी जोन सबनेट्स होंगे तो वो भी इसमें आ जाएंगे आपके पास। ओके जी, मज़ीद आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, सो डिफाइन द वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन द वार फाइल, डिफाइन ऑल द वेरिएबल विच विल बी रेफर्स इन ऑर्डर डॉट TF कॉन्फ़िग फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोडक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब देख रहे हैं इसमें जोन, रीजन, इमेज ID, ये तमाम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि other.tf इसने लिखा हुआ है। other.tf में जो कि किसी डायरेक्टली उससे बिलोंग नहीं करता वो इसमें आ जाता है। अब ये var.tf को खोला इसने वेरिएबल्स, अब ये वेरिएबल्स आप देखें, वेरिएबल्स एक्सेस की ये आ गई, वेरिएबल सीक्रेट की ये आ गई, वेरिएबल इमेज ID, जब भी आप कहीं इमेज ID का वर्ड यूज़ करेंगे वो यहाँ से ये उठा के दे देगा, रीजन यहाँ से उठा के दे देगा, जोन। तो कितना आसान हो गया आपके लिए कि आपने एक जगह सब डिफाइन कर दिया और उसको कॉल कर लिया। मेरे ख्याल C# और C में भी आप लोग यही करते होंगे कि सेंटेक्स बना के उसको कॉल करते होंगे नीचे आप। हाँ। तो ये कुछ उसी तरीके से है। AWS में इसको रेफ कहा जाता है, REF, अगर आपने क्लाउड फॉर्मेशन पे कभी काम किया हो या देखा हो, यहाँ पे वही चीज़ वार की सूरत में होती है। तो जो हम जगह जगह पढ़ रहे होते हैं ना, var.tf, ये ऊपर लिखा है, ये वार वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर यहाँ तक कि अब किसी को सवाल है?
अच्छा, जो लैब है हमारी टेराफॉर्म की अलीबाबा क्लाउड के ऊपर, उसके ऊपर हमें labx.io के ऊपर हम लोग लैब्स परफॉर्म करेंगे। हमने जो लैब स्टार्ट की है ये क्लाउड रिसोर्सेज बनाएगी और इसके लिए पहले से एक लिनक्स सर्वर मौजूद है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप labx की ही उसके ऊपर करें, आप अपना भी लिनक्स सर्वर कहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कहीं भी अलीबाबा से बाहर, और उसके अंदर टेराफॉर्म और प्रोवाइडर वगैरह कॉन्फ़िगर करके वहाँ से आप कोड पुश कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज प्रोविज़न होंगी अलीबाबा क्लाउड के ऊपर टेराफॉर्म के थ्रू, वो होगी आपकी SLB, ECS, RDS और VPC, ये 4 होंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये होने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे, आपका सर्वर अंदर रेडी होगा। सो मैं अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ से देख लेता हूँ। ये मेरा क्रेडेंशियल है, यूज़र नेम, और मेरा पासवर्ड भी यहाँ पर होगा। ये मेरा पासवर्ड है। अभी तो सर्वर रेडी नहीं है सर। जी, सर्वर रेडी है, उस सर्वर के अंदर से हमें टेराफॉर्म चलाना है। तो हमें अगला स्टेप क्या है हमारा, ये करने के बाद लॉगिन जब हो जाएंगे तो हमें अपनी एक्सेस की को डाउनलोड करना है। सो वंस यू लॉग इन ऑन द अलीबाबा क्लाउड कंसोल, जस्ट क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड, राइट, और इसके अंदर यहाँ आ रहा होगा एक्सेस की मैनेजमेंट, आप इसको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी की जनरेट करेंगे एंड देन इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो ये स्टेप नंबर 2 है, यानी कि स्टेप नंबर 1 अलीबाबा क्लाउड पे लॉगिन करना है, स्टेप नंबर 2 एक्सेस की बना लेनी है। पहुँच जाए यहाँ तक सारे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें इन एक्सेस की को आपने पास डाउनलोड करना CSV पे, एंड हमें अपनी मशीन को लॉगिन करना है। ठीक है, मशीन को पट्टी एक्सेस लेना है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड ये मौजूद है। तो आइए मशीन का एक्सेस लेते हैं यहाँ से। यहाँ मैं जाता हूँ, My console is not opening. I'm not able to know why. यूज़ इनकॉग्निटो मोड, बिकॉज हम लोग वर्किंग कर रहे थे तो उसके ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो दोबारा नहीं खोल रहा। ठीक है ना, तो इनकॉग्निटो मोड से आप ओपन कर लें। अच्छा, ये IP है, इलास्टिक IP, मैं इसको लेता हूँ और मेरे पास पट्टी मौजूद है। IP पेस्ट, रूट पासवर्ड हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग टेराफॉर्म। ठीक है, तो अब हम आगे जा रहे हैं मशीन के अंदर। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने से पहले हम apt अपडेट चलाएंगे। ठीक है ना, ताकि जो भी अपडेट्स हों इसके ऊपर वो आ जाए। ठीक है, सो हमारी ये अपडेट मुकम्मल हो गई है। apt अपडेट आप लोगों ने चला दी है। Done. अब apt अपडेट के बाद अगला स्टेप क्या है?
अगला स्टेप है हमारे पास कि हमें apt इंस्टॉल -v अनजिप जिप करना है, अनपैकेजिंग टूल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब हमें जो है वो टेराफॉर्म लगाना है। टेराफॉर्म बेसिकली ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस के ऊपर, हम वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं और डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन क्लियर हो गई मेरी और मैंने इसको भी चला दिया। ठीक है जी, ये सक्सेसफुली चल गया हमारे पास। अगला स्टेप क्या है, अनजिप टेराफॉर्म। अब जो टेराफॉर्म की फ़ाइल है उसको हमें अनजिप करना है ताकि हम इसको प्रॉपर्ली देखें। अभी तक हमने सिर्फ डाउनलोड किया था, अब हम इसको अनजिप कर रहे हैं और डाउनलोड से पहले हमने अनजिप की फ़ाइल को डाउनलोड किया था ताकि अनजिप की जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो चल सके और इस पर काम कर सके। अब क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की मैं बात करूँगा, सो mkdir -p टेराफॉर्म ये हो गया। mkdir होता है बेसिकली डायरेक्टरी बनाने के लिए, मेक डायरेक्टरी होता है। मैं यहाँ वेट करता हूँ आप लोगों का ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाएं। मज़ीद आगे चलते हैं हम लोग। इसको करने के बाद अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है cd टेराफॉर्म। आ जाते हैं हम लोग cd टेराफॉर्म, यानी कि मैं टेराफॉर्म के फोल्डर के अंदर चला गया हूँ और टेराफॉर्म के फोल्डर के अंदर जाने के बाद अब मुझे प्रोवाइडर सेट करना है। तो प्रोवाइडर मैं एक काम करता हूँ, प्रोवाइडर मैं ऐसे सेट नहीं करता, योर एक्सेस की और योर सीक्रेट आईडी है ना। तो मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से मैं नोटपैड खोलता हूँ। पहले नोटपैड खोलने के बाद अगला स्टेप क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और जो मैंने एक्सेस आईडी डाउनलोड की थी ये आईडी आ गई मेरे पास, सीक्रेट की आ गई मेरे पास। एक्सेस आईडी मैंने उठाई और एक्सेस आईडी मैंने उठा के इसको नोटपैड पर डाल दिया मैंने यहाँ पे, और सीक्रेट एक्सेस की को मैं उठाऊंगा। सीक्रेट एक्सेस की मैंने उठा ली, उसको मैंने यहाँ डाल दिया। रीजन मैंने यूएस वन रखा। जब ये चीज़ कॉपी बन गई ना तो देखें प्रोवाइडर अलीबाबा, एक्सेस की, सीक्रेट की और ये चीज़ें यहाँ आ गई। डन सर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं आता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये फाइल का नाम क्या है, विम provider.tf। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नैनो प्रोवाइडर, सॉरी ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद विम से नहीं चलेगा? विम से भी चल जाएगा, मैं नैनो यूज़ करता हूँ नॉर्मली, इसलिए मैंने विम से ओपन कर दिया। कर लिए विम से भी वही सेम काम होगा। कंट्रोल ओ कर दिया पर सेव करके कंट्रोल क्या करना होगा? कंट्रोल एक्स, क्या करना होगा? उस पर सेव करने के लिए एक्स एस्केप दबा के $WQ। अब मैं कैट करता हूँ तो देखें मुझे मेरी डिटेल नज़र आ रही है इसके अंदर। तो ये तो हमने प्रोवाइडर सेट कर लिया, टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, अनजिप हो गया, प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस प्रोवाइडर की मदद से मैं जो भी फाइलें यहाँ बनाऊँगा वो इस प्रोवाइडर पे मैं आगे हिट कर सकता हूँ। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, यानी कि आपकी जो main.tf फाइल्स हैं टेराफॉर्म की वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब वेरिएबल्स की तरफ जाना है और वेरिएबल्स को देखना है। तो अब देखते हैं अगला क्या है। अगला अब आ जाता है vpc.tf। अच्छा, इसके अंदर ये जोन वार और ये बकिया चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये देखें ऊपर वेरिएबल में, इसको वेरिएबल यहीं ले लिया है इसी फाइल के अंदर, vpc के अंदर ही वेरिएबल है vs zone, ठीक है ना। यहाँ पे देखें var.vs zone ले लिया। अब जैसे ही इसने जोन आईडी ली है ये खुद ही उठा लेगा जोन आईडी 1A। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी,
यहाँ तक कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने इसको। कॉपी करने के बाद अगला काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं चलाऊँगा nano vpc.tf, पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल ओ, सेव और कंट्रोल एक्स से बाहर आ गया मैं। अब सिंपली इसको सिर्फ चेक करूँगा मैं, ये रहा। आप लोग भी ये कर लें, सारे यहाँ तक आ जाएं पहले। नैनो से काफ़ी आसान हो जाएगा काम आप लोगों का। तो नैनो कमांड से वो फाइल क्रिएट होती है ना सर? नैनो फाइल से फाइल भी क्रिएट हो जाएगी आपकी और उसके अंदर आप लिख भी सकते हैं डायरेक्टली। जी सर। डन सर। अगर फाइल पहले से मौजूद होगी, ठीक है, तो वो जो है उसी को खोल देगा, वरना नई बना देगा हाथ के हाथ। यानी कि आप समझ लें कि एक कमांड से दो काम हो रहे हैं, आपकी फाइल बन भी रही है और उसमें लिखने की वो भी दे रहा है आपको, एडिटर का एक्सेस भी दे रहा है आपको। जी आप चारों पहुंच गए यहाँ तक, वीपीसी वाला हो गया। मैं एक एक लिखूंगा मॉड्यूल हाँ जी। और एक एक मॉड्यूल के बाद आप लोगों से पूछूंगा ताकि कोई पीछे ना रह जाए। मनीष और गुंजन आप लोग बताएं, आप लोग पहुंच गए यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब वीपीसी के बाद अगला Yes, स्टेप sir. है आरडीएस। हमने वीपीसी तो लिख लिया, लेकिन आपको याद होगा डायग्राम में हमने बात की थी, हम आरडीएस बनाएंगे, वीपीसी बनाएंगे, ईसीएस बनाएंगे और एसएलवी बनाएंगे। चार चीज़ें पर बनानी ये है ना हमें। आरडीएस का स्पेसिफिक वर्जन नहीं ले रहा है, जैसे 8.0 ले रहा है, तो हम 8.0.2 ले सकते हैं MySQL में? नहीं, ये डिफ़ॉल्ट आप लेंगे, उसके बाद वो खुद सेलेक्ट करेगा उसके अंदर। वैसे आपकी बात सही है कि 8.0.2 भी ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर मॉड्यूल को पढ़ना पड़ेगा कि ये मॉड्यूल डायरेक्टली सपोर्ट करता है, ये डायरेक्टली उठा लेता है। वैसे ये 8.0 है तो ये 8.1 और 2 हाँ। हो सकता है, बट इसके लिए हमें टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स को देखना पड़ेगा कि वो 8.12 सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो ठीक, अभी हम इसमें कोई 8.0 चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वैसे 8.2 अगर होगा तो आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक। अच्छा, अब मैं अगली फाइल बनाऊंगा rds.tf। मैं यहीं जाऊंगा, क्लियर करता हूं मैं इसको, मैं करता हूं nano rds.tf, पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स। अब मेरा rds भी हो गया यहाँ पे। डन सर। डन। ठीक है, आरडीएस के बाद अब अगला क्या है हमारे पास, ईसीएस है। अच्छा, ईसीएस में एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ईसीएस के अंदर हमारे पास यूज़र डाटा आता है। यहाँ पे ये यूज़र डाटा क्या बता रहा है, ये यूज़र डाटा बता रहा है कि आप जो है ना इसके अंदर वर्डप्रेस या अपाची इंस्टॉल कर रहे होंगे। ये रहा वर्डप्रेस है, तो यानी कि जब मशीन चलेगी तो हमारा वर्डप्रेस भी चलता हुआ आ जाएगा हमारे सामने। यानी कि इंस्टॉलेशन, अपाचे के लिए क्या डिप्लॉयमेंट। डालेंगे सर यहाँ पे? अपाची के लिए पूरी फाइल चेंज करनी पड़ेगी फिर आपको। यहाँ पे जो माइनस आई है ये बेसिकली मल्टीपल कमांड्स के दरमियान सेपरेशन का काम करती है, ठीक है। लेकिन अभी देखें ये क्या लिखा है, wp-config.php, इसका मतलब ये वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वर्डप्रेस। तो ये यूज़र डाटा क्या होता है, इसको हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप मशीन बना रहे हो तो उस मशीन के अंदर जो इंस्टॉल करना है वो भी बता सकते हैं आप। जैसे जब इसमें AWS में मशीन हम सेट करते हैं तो थर्ड स्टेप पे हम नीचे एडवांस पे जाके राइट, बिल्कुल। यहाँ AWS में और अलीबाबा में यूज़र डाटा है, जबकि गूगल में इसको स्टार्टअप स्क्रिप्ट कहा जाता है, ओके। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बेनिफिट ये होता है क्योंकि मैं चारों क्लाउड का ट्रेनर हूँ और चारों के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे पिक करने में ज़्यादा आसान रहती है। और आपने भी अगर AWS पढ़ा हुआ है तो AWS की मदद से अलीबाबा पिक करना आसान रहेगा आपके लिए चीज़ें, क्योंकि चीज़ें सेम है, सिर्फ सर्विसेज का, टर्मिनोलॉजीज़ का या थोड़ी सी स्किल सेट का फ़र्क होता है, बाकी वही काम करते हैं। तो अगर किसी ने AWS पे काम किया होगा तो अलीबाबा पे वो काम कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। और किसी ने अगर गूगल या एज़्योर पे काम किया होगा तो वो उसके इक्विवेलेंट दोनों पे काम कर सकता है आराम से। अच्छा, ECS में मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे ECS बनाता हूँ, nano ecs.tf,
मैंने डाल दिया, कंट्रोल ओ एंड कंट्रोल एक्स। नैनो इसलिए बहुत आसान है कि जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं लिनक्स वगैरह पे, उनके लिए कोई ज़्यादा स्टैरिक WQ एस्केप कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गया और जाके सेव कर दिया, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। मैंने ECS भी लिख लिया, मेरा ख्याल है अब आप लोग की स्पीड बढ़ गई होगी, अब आप लोग खुद भी लिख सकते हैं इसको सारा। ठीक है। VPC लिख दिया हमने, प्रोवाइडर डाल दिया हमने, मैंने ECS डाल दिया और RDS डाल दिया। तो ECS हो गया, RDS हो गया हमारे पास, VPC हो गया और प्रोवाइडर 4 हो गया। 5वां मेरे ख्याल है SLB है, यस SLB आ गया हमारे पास, ये SLB हम डालेंगे। SLB मैंने कंट्रोल C किया SLB के लिए। यहाँ पे मैं गया नैनो SLB.tf पेस्ट। सर SLB क्या है ये? सर्वर लोड बैलेंसर। सर्वर लोड। आप बगल लोड बैलेंसर के मशीन के ऊपर वो नहीं कर सकेंगे ना, डेटाबेस वर्डप्रेस और दूसरी चीज़ें, तो इस वजह से ये SLB हो गया हमारा। और SLB के बाद आखिरी आउटपुट फाइल है, तो आप लोग SLB तक पहुंच जाएं, फिर हम यहाँ आते हैं। ठीक है, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? कर दिया सर, आउटपुट फाइल भी कर दी। अच्छा आउटपुट फाइल कर दी। Output अच्छा file भी आउटपुट कर फाइल देना मुझे समझानी थी, हाँ आप लोग कर लें, मैं आउटपुट फाइल समझा देता हूँ। देखिए आउटपुट फाइल कोई मॉड्यूल नहीं बनाएगा आपका, कोई कंपोनेंट नहीं बनाएगा, बल्कि जो चीज़ बना चुके हैं ना उसका आउटपुट रिजल्ट देगा आपको वो। तो आउटपुट फाइल में ECS की ID जो जनरेट होगी वो आ जाएगी, यहाँ भी वही आ जाएगी, VPC की ID आ जाएगी, यहाँ RDS की ID आ जाएगी। अब ये नाम कहाँ से उठा रहा है, आप लोगों का सवाल होना चाहिए, ये नाम कहाँ से आ रहा है? alibaba.instance.labx0id ECS की, तो इसका जवाब है वो यहाँ से आ रहा है। ये तो सर एरे टाइप की फाइल है, एक एक की लोकेशन उठाता जाएगा वहाँ से। राइट राइट, तो अब आप यहाँ जाएं, यहाँ देखें आप ये क्या आ रहा है, अलीबाबा इंस्टेंस लेबेक्स नाम है इसका, ठीक है ना। और इसका नाम अगर मैं यहाँ मशीन का नाम देखूँ, ECS आ रही है, अलीबाबा क्लाउड इंस्टेंस, और इसका नाम आगे रखा है लेबेक्स इन्होंने, ठीक है। इसके आगे नंबरिंग आ गई है। हाँ ये लेबेक्स इसका नाम है। और अब मैं नीचे आउटपुट में देखता हूँ यहाँ पे, तो आउटपुट पे देखें अलीबाबा क्लाउड इंस्टेंस, ये तो एक मॉड्यूल का नाम है इसका, अलीबाबा डैश इंस्टेंस। उसके आगे इसकी मशीन की नाम है लेबेक्स, और ज़ीरो का मतलब है कि पहली मशीन, .id .id जो है ये ID की वो है एक्सटेंशन है। तो असल जो चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है, लेबेक्स VPC। अब लेबेक्स VPC मुझे कैसे पता है लेबेक्स VPC उठाएगा? अब ये ऐसे पता लगेगा कि मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं इसका नाम देखूँगा लेबेक्स, ठीक है ना। ये तो सॉरी डाटाबेस आ गया, VPC यहाँ आ गया, ये रहा नाम लेबेक्स VPC। तो ये नाम बेसिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है और उसी नाम की मदद से आप ये उठा रहे हैं। तो खैर मैं output.tf बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं गया नैनो ये कर दिया मैंने, कंट्रोल O कंट्रोल X। अब मेरे पास सारा सब कुछ रेडी हो गया। मैं इसके अंदर ls करूँगा, तो ये देखें ls के अंदर ये देखें सारी फाइलें आ रही हैं आपके पास यहाँ पे। तो इसमें इस सेशन में हमने क्या देखा अभी कि हमने उसमें लिनक्स की VMs तक बना ली थी। अब हमने मुख्तलिफ टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स बना लिए, ECS, आउटपुट प्रोवाइडर, RDS, ये सब बना लिया। अब इसको प्लान, एग्जीक्यूट और डिस्ट्रॉय करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर ये तमाम मॉड्यूल जब चलाएंगे ना तो वो यहीं से चलेगा, टेराफॉर्म के फोल्डर से। कोई भी फाइल इस टेराफॉर्म के फोल्डर से बाहर मत रखिएगा, इस टेराफॉर्म के फोल्डर के अंदर ही ये तमाम फाइल्स होनी चाहिए। तो अगला स्टेप पे आते हैं हम लोग। टेराफॉर्म इनिट की कमांड चलाते हैं। ये इनिशियलाइज कर रहा है, अभी आपने जो प्रोवाइडर दिया था ना वो उसको देख रहा है क्या सही है प्रोवाइडर, क्या एक्सेस दिया है, सब कुछ है। ये कह रहा है कि टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है ना। और ये रजिस्ट्री टेराफॉर्म हाशीकॉर्प पे अली क्लाउड का है, ठीक है ना। ये तमाम वर्जन्स और सब कुछ इसने एक एक चीज़ दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे तो खैर टेराफॉर्म के बाद प्लान आ गया। प्लान से पहले हम एक और काम करते हैं, मैं खाली टेराफॉर्म चलाता हूँ। ये कह रहा है कि आप टेराफॉर्म कंसोल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं,
ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, प्रोवाइडर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि अभी आपके पास जो प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर है registry.terraform.io HashiCorp अलीबाबा क्लाउड। कैसे इसको पता लगा कि अलीबाबा क्लाउड है? क्योंकि हमने provider.tf के अंदर अलीबाबा की कॉन्फ़िगरेशन ऐड की है, आपको याद होगा। फिर आप मजीद देख सकते हैं टेराफॉर्म की लाइब्रेरीज को। यहाँ पे वर्जन कौन सा है, वर्क स्पेस मैनेजमेंट, अलग अलग वर्क स्पेस आप बना सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, स्टेट फाइल दे सकते हैं, ठीक है ना, शो कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो है वो इनिशिएट है, वैलिडेट है, ठीक है ना, प्लान है, अप्लाई है, डिस्ट्रॉय है। सो हमने इनिट कर लिया था इनिशिएट, अभी हम प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, मेन कमांड्स है। अदर कमांड्स में ये आती हैं। अब मैं चलाता हूँ मिसाल के तौर पे टेराफॉर्म वर्जन, ये मुझे इसने टेराफॉर्म का वर्जन दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद टेराफॉर्म शो, मैं कह रहा कोई स्टेट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि अभी तक आपने चलाया नहीं है। तो हम स्टेट फाइल को और शो को देखेंगे बाद में, जब हम चला लेंगे ना तो हमारी स्टेट फाइल बन जाएगी, फिर हम देखेंगे। तो क्या तैयार हैं आप लोग? जी जी। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ये जो कमांड्स बताई हैं, ये कमांड समझ में आई आपको? ये चला के भी देख ले। चला के भी देख ली। मेरा ख्याल है चलाने से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो हमारे पास 4 कमांड्स ऐसी हैं जो हमेशा हमें चलानी है, मतलब डे टू डे बेसिस पर, ठीक है ना। प्लान, इनिट और डिस्ट्रॉय, और उसके अलावा वो है अप्लाई। वैलिडेट नहीं, वैलिडेट नहीं, अप्लाई। अप्लाई के बगैर क्या Apply। करें? अप्लाई वो मेन कमांड है जिससे एग्जीक्यूट होगा सारी चीज़ें, प्रोविजन होंगी। अप्लाई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। वैलिडेट किस लिए होगा सर? वैलिडेट वैलिडिटी के लिए होगा आपका। ठीक है सर। ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को पढ़ रहा था और उसकी वैलिडिटी चेक कर रहा था, वैलिड हो गया, ठीक है। अब टेराफॉर्म प्लान करेंगे हम लोग। प्लान तो अभी तक नहीं चलाया ना, अब प्लान चलाएंगे। इसको कहते हैं ड्राई रन करना। ये बता रहे हमें कि ये बनाएगा क्या क्या। तो अगर आप ऊपर से पढ़ें कितनी साफ सुथरे उसमें इसने क्लियर उसमें बताया कि क्रिएट करेगा, क्या क्या करेगा, ये तमाम चीज़ें क्रिएट करेगा और इनकी आईडीज नोन होंगी आफ्टर अप्लाई, ठीक है। ये आफ्टर अप्लाई इसकी होंगी और ये आउटपुट्स में ये चीज़ें देगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं टेराफॉर्म करता हूँ। टेराफॉर्म अप्लाई। अब टेराफॉर्म अप्लाई करूँगा तो ये देखें ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये कह रहा है एंटर है वैल्यू करें, यस। मैंने कहा यस कर लो, यस किया तो अच्छा ये एरर दे दिया इसने। Terraform provider Alibaba Cloud SLP has got an error. सर मेरे पे यस करने पे ना मूव कर गया आगे, नहीं देखता हूँ मैं क्रिएट क्या कर रहा है VPC SLB वगैरह, ये सब Okay. क्रिएट हो रहा है। सही नहीं नहीं, ये मुझे दिखा रहा है ऑन VPC TF लाइन 6 रिसो अलीबाबा क्लाउड, ये कुछ एरर है यहाँ पे अलीबाबा क्लाउड आई VPC। थिंक तो इसको हाँ फाइल शायद हाँ, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। एंटर द वैल्यू करनी थी उसमें। यस करना करना सर होता है। मैंने तो यस डाला था गौरव सर। नहीं नहीं, मैंने भी यस डाला था बिल्कुल। लाइन नंबर 6 पे मैं देखता हूँ कि ये क्या एरर दे रहा है। CIDR ब्लॉक इसने सही उठाया है। अलीबाबा क्लाउड VPC रिसोर्स, अरे एक मिनट, लेबेक्स VPC ये नाम एक जैसा ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो मुझे ये वाली एक्सेस कीज डालनी होंगी। ये है
गॉट इट। ठीक है, तो मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, क्लियर नैनो प्रोवाइडर डॉट TF। ठीक है, और इसका तरीका ये है, मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ पहले, फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ। और आपको कोड लॉग्स पढ़ने आने चाहिए ताकि लॉग्स की मदद से जो है वो आपके लिए आसान रहे चीज़ें। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल O कंट्रोल X। ठीक है, अब चल जाना चाहिए। ठीक है, टेक्स टाइम, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं जब तक। ठीक है, ठीक। हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। जो ग्रीन कलर दिखा रहा है कह रहा है अप्लाई कंप्लीट रिसोर्सेज, 14 रिसोर्सेज ने ऐड किए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आउटपुट में कह रहा है ये आउटपुट सारे आपके पास आ गए आईडीज़ की सूरत में। अब हम एक काम करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले टेराफॉर्म स्टेट चेक करते हैं। टेराफॉर्म शो के नाम से आता है। ओके, तो हमारे पास ये एक स्टेट फाइल आई हुई है। ठीक है ना, ये एक पूरी वो है। अब आप इसको सेव भी करवा सकते हैं स्टेट फाइल को अपने हिसाब से आप, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं और क्या चीज़ें। हाँ, टेराफॉर्म स्टेट है ना। सर ये फाइल कहाँ से आई? ये तो दिखा रहा है अभी आपको, ये स्टेट लिस्ट की फाइल है। ये मैंने स्टेट लिस्ट किया है, तो जितनी चीज़ें बनाई है ना उसकी करंट कॉन्फ़िगरेशन उसमें रख देता है वो, अकाउंट डॉट अकाउंट। अब एक सवाल यहाँ उठता है, जो लोग पूछते हैं जो पुरानी फाइल बनाई TF की और ये फाइल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पुरानी फाइल के अंदर रिसोर्स बनाने का प्रोविजनिंग का प्रोसेस है, आप उसको अभी डिलीट भी कर देंगे कोई मसला नहीं। लेकिन ये फाइल जो करंट चल रही है उनकी स्टेट फाइल है, उनकी IDs वगैरह सब इसमें सेव हुई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप चाहें तो अब आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम एक्चुअल जो हमारा अली बाबा का अकाउंट है हम इसकी तरफ आते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज बनी है हमारी। ओके जी, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं इसको। अब आप देखें यहाँ पे एक की जगह 3 मशीनें बनी हुई होंगी, दूसरी तीसरी। पहली मशीन को हम छोड़ देते हैं एज इट इज। राइट राइट। तो पहली मशीन को यहाँ पे आपने देख लिया, कर लिया। पहली मशीन ये रही, दो मशीनें आ गई। अब इन दोनों मशीनों की IPs को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मशीन से। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक मशीन है। अभी मैंने जिस मशीन को कनेक्ट किया ये मशीन है 42DZ। ठीक है, छोड़ के ये वाली मशीन मैं इसको इन ये दोनों हैं, ये लोड बैलेंसर के पीछे हैं। तो मैं यहाँ से लोड बैलेंसर भी देखता हूँ, SLB। ये लोड बैलेंसर मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। तो लोड बैलेंसर भी कॉन्फ़िगर हो गया होगा। इंस्टेंस 1 है, रनिंग 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, मज़ीद चीज़ें मुझे दिखा देगा ये। इंस्टेंस पे मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लासिक के अंदर दिखा रहा होगा, ये देखें ये एक आ गई, ये इसका पब्लिक एड्रेस आ गया। मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस डिटेल्स पे जाता हूँ मैं। इंस्टेंस डिटेल्स पे जाने के बाद IP एड्रेस आ गया, ये पब्लिक, और वो मैंने यहाँ से खोला।
देखिएगा वर्डप्रेस खुल गई मेरे सामने। वजह क्या है कि लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो चुका है, उसके ऊपर आईपीज़ वगैरह लग चुकी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, डेटाबेस बन चुका है। आप यहाँ से डेटाबेस देख सकते हैं। मैं आरडीएस पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको आरडीएस भी नज़र आएगा। इंस्टेंस पे जाते हैं हम लोग सर यहाँ एक पे। एक सेकंड, इस ऑप्शन पे कहाँ से आए थे हम, एक बार बताइएगा दोबारा से। किस पे? यहाँ से आपने वर्डप्रेस ओपन करी थी। वर्डप्रेस के लिए मैं गया था एसएलबी पे, सर्वर लोड बैलेंसर हाँ, सर्च पे SLB लिखा में था। आ गया मैं। उसमें सीएलबी नीचे इंस्टेंस आ रहा होगा, सीएलबी क्लासिक लोड बैलेंसर। आ गया, इस पे भी आ गया मैं। इंस्टेंस पे मैं गया, ये इंस्टेंस आ गया, इसकी ये एक आईपी आ रही है मेरे पास। ये आईपी को बस अच्छा, आप आईपी को copy ब्राउजर करें, पे पेस्ट करो। ब्राउज़र पे पेस्ट करें, खुल जाएगा ठीक वर्डप्रेस है, आपके ठीक पास। है, ठीक। अब डेटाबेस भी आ गया हमारे पास। डेटाबेस भी आप लोग ने बनाया था, वो डेटाबेस भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा है पूरा, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, ये MySQL 8.0 आ गया। सो ये थी हमारी जो हमने टेराफॉर्म के थ्रू सारी जो डिप्लॉयमेंट्स की हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। इसमें कोई क्वेश्चंस है किसी को? अब आखिरी स्टेप जब ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो हमें डिस्ट्रॉय करना है अब इसको यहाँ पे। तो प्रोविजनिंग कर ली, प्लान कर लिया, स्टेट फाइल चेक कर ली, इंस्टॉलेशन कर ली हमने। अब हम डायरेक्ट आगे चल सकते हैं। तो क्या चले डिस्ट्रॉय की तरफ करने, या अभी देखना है कुछ आप लोगों को इसके ऊपर? नहीं, ठीक सर है। सीएलबी में कहाँ जाना था? सीएलबी के अंदर इंस्टेंस पे, सीएलबी पे आप जाइए। सीएलबी के अंदर ये देखिए इंस्टेंस आ रहा है, ये री इंस्टेंस और इसकी आईपी। सर सीएलबी में कोई इंस्टेंस नहीं आ रहा मेरे। एक मिनट, आपने ऊपर सिलिकॉन वैली सेलेक्ट किया हुआ है? हाँ, चाइना हो रखा है। नहीं, गलत है, सिलिकॉन वैली होगा ओके, ना। सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ओके। में जाएं, आपको नज़र आ जाएगा। आ गया जी। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। यस। गौरव सर, आईपी से खुल रहा है, मैंने अपनी आईपी भेजी है चैट विंडो में, उस पर वर्डप्रेस तो ओपन हो रहा है। सर एक बार वो डेटाबेस बताना कहाँ से देखा था आप? डेटाबेस आरडीएस के ऊपर देखा था यहाँ पे। आरडीएस पे मैं गया, सिलिकॉन वैली, तो देखें इस पे आरडीएस डेटाबेस नज़र आ गया मुझे। तो आरडीएस में अलग से ओपन करना पड़ेगा? अच्छा ठीक। आप उसी के ऊपर ओवरलैप कर लें या अलग टैब खोल लें, इट्स अप टू यू। अच्छा ठीक। अप्सरा डीबी का मतलब क्या है इसका सर? एप्सरा बेसिकली अली बाबा की अपनी एक सीरीज ऑफ सर्विसेज हैं, अप्सरा डेटाबेस। अच्छा, ओके। अप्सरा बेसिकली यूनिफाइड कम्युनिकेशन का एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे डेटाबेसेस और सब कुछ आते हैं। ओके ओके, ओपन तो हो गया। इसमें साइट टाइटल यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, वो तो अब आगे की चीज़ है, वो तो इतना वो नहीं है, वो तो एक कॉन्फ़िगरेशन। असल हमें यहाँ तक पहुँचना था कि यहाँ तक पेज आ जाए आपके वर्डप्रेस के, उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपर आगे से अपना काम स्टार्ट कर दे। डन डन। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल ठीक। है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब इसमें ताकि- आरडीएस का क्या था सर? आरडीएस का सर वो आरडीएस का बता रहा है, इंस्टेंस आया। ये रहा ना आरडीएस के ऊपर इंस्टेंस आया, ये देखिए मेरी स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं अपना। एक सेकंड सर। हाँ श्योर श्योर। आरडीएस पे आपने कैसे सर्च करके आरडीएस में गए होंगे सर? आरडीएस ऊपर बस लिख दें, वो आ जाएगा। अप्सरा डीबी। यस। ओके, इसमें इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक इंस्टेंस दिख रहा है सर। इसे ओपन कैसे करेंगे? बस इसके ऊपर क्लिक कर दें आप, वो ओपन हो जाएगी। ओके। अच्छा, इसको MySQL पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड डाल के, बस एंड पॉइंट यूआरएल वगैरह। यस, MySQL वर्कबेंच कॉन्फ़िगर करें और उसके ऊपर चला दें इसको। हाँ ठीक। सर मेरी मशीन में तो कुछ टाइप ही नहीं हो रहा, हैंग हो गई। अब वो देखना पड़ेगा, ऐसे तो मुश्किल होगा।
सर विदाउट डिस्ट्रॉयर अगर क्लोज करेंगे तो कोई फर्क? नहीं पड़ना नहीं चाहिए कोई भी फ़र्क। तो ये डिस्ट्रॉयर हो रही है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस पूरा और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा।